हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। अभी करंट अफेयर्स का सीरीज़ आपका लगातार चलता रहेगा जब तक जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है वो पूरी तरह से उसका करंट अफेयर्स कवर ना हो जाए। करंट अफेयर्स को आसान बना दिया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। पहला, जुआड़ी ब्रिज सबसे पहले फैक्ट है कि उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय जो हमारे सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने किया। अच्छा, इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जो गुरु दक्षिणा वाला करंट अफेयर्स का बैच है ना, उसी में ही आ जाएगा सारा। किसने और कहां पे उद्घाटन हुआ, तो इसका उद्घाटन गोवा में है, क्योंकि जुआड़ी नदी कहां है, गोवा में है। जुआड़ी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन का ब्रिज है। ठीक है, 8 लेन का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है। 640 मीटर लंबा ये पुल है। दोनों तरफ 13.20 किलोमीटर लंबी सड़क बनी हुई है और जो इसका निर्माण है वो 2016 में ही स्टार्ट हो गया था। देश का ये दूसरा है ना, तो पहला कौन है, तो गुजरात के भरूच नदी पे, जो गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी पे 1344 मीटर लंबा ब्रिज है, वो सबसे लंबा है। जुआड़ी ब्रिज उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के बीच में एक ब्रिज है, एक पुल है, जो NH 66 को जुआड़ी नदी से एक तरह से जोड़ता है। तो ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश का सियोम ब्रिज आज नहीं, एक लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। उद्घाटन हमारे राजनाथ सिंह ने किया, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। अरुणाचल प्रदेश के सियोम नदी के ऊपर 100 मीटर लंबा बना है और इसका फायदा क्या होगा, तो अलंग इकियोंग रोड पर यह बनाया गया सियोम पुल पर सेना का जो भी हथियार है या जो भी उनका व्हीकल है वो बहुत आसानी से, और भारी वजन वाला भी, जो हमारा एक्चुअल कंट्रोल लाइन है ना, वास्तविक नियंत्रण रेखा, उसके पास लगे सियांग जिले, तुतिंग, इनकियांग, इन सब जगह पे आराम से पहुंच सकता है और लोकल लोगों को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा फैक्ट है कि ताड़ के पत्तों पर दुनिया का पहला पांडुलिपि, पहला म्यूजियम है जो ताड़ के पत्तों वाला है। कहां पे, तो तिरुवनंतपुरम। तो अभी कहां खोला गया, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर इसको खोला गया है। पहला है जो ताड़ के पत्तों पे बनाया गया है। इसमें किससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, तो त्रावणकोर जो राज्य था ना, उससे रिलेटेड इसके अंदर फैक्ट है। टोटल 181 पांडुलिपि एक प्राइमरी सोर्स के रूप में, प्राइमरी सोर्स कहते हैं जब हिस्ट्री आप पढ़ते हो ना, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स है। तो आप जो पढ़ रहे हैं ना किताब, वो सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स का मतलब वो हो गया वो एविडेंस जिससे लेकर सेकेंडरी किताबें बनती है, जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट, जैसे उस समय की लिखी हुई ओरिजिनल बुक्स, देज आर प्राइमरी बुक्स। ठीक है, वो प्राइमरी सोर्स है। और इस दस्तावेज को, तार को साफ करके, बिल्कुल क्लीन करके स्पष्ट पत्ते पर इसको लिखा गया है। और त्रावणकोर का जो पूरा जो हिस्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कल्चर है, सोशल जो उनका एस्पेक्ट है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। कोची की सीमा और उत्तर के मालाबार की इसमें आपको उस समय की झलक दिखेगी। इतना ही नहीं, यहाँ पे कोलाचेन का एक प्रसिद्ध युद्ध था, उसकी भी जानकारी मिलती है। कोलाचेन, त्रावणकोर के वीर राजा अनिजाम तिरुनल मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे हराया था। और ये जो कोलाचेन है वो वर्तमान में कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। ठीक है, कोलाचेन वाला भी जो हिस्सा है उसको एक बार देख लीजिएगा। महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया गया। बिहार ने तो ऑलरेडी दे रखा है, उत्तराखंड ने भी दे दिया। लेकिन बिहार का क्या है कि बिहार ने जनरल कैटेगरी के अंदर में पूरे भारत के महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है। उत्तराखंड ने ऐसा नहीं किया। उत्तराखंड ने सरकारी नौकरी में राज्य की केवल जो उत्तराखंड का जिसके पास डोमिसाइल है, यानी अधिवास प्रमाण पत्र है, उनको हर एक रिजर्वेशन कैटेगरी में 30% का रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन जो उत्तराखंड के हैं सिर्फ उन्हीं को। एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, उसको भारत ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको डेवलप किसने किया, ये हमारा स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा। इसको IIT मद्रास के द्वारा एक स्थापित कंपनी है जेनटेक, उन्होंने डेवलप किया है। और ये जो बनाया गया है उसका सबसे बड़ा मकसद है, इसको प्राइवेसी फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। प्राइवेसी फोकस्ड यानी यहाँ प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर इसको डेवलप किया गया है।
ठीक है। इसके बाद तो बेसिकली ये जो है ना, प्राइवेसी को लेकर ही इसको डेवलप किया गया है। अभी एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, या तो एप्पल के लिए iOS या एंड्रॉयड को यूज करते हैं, और इसे कॉमर्शियल ऑफ द सेल्स हैंडसेट को भी उपलब्ध करवाया जाएगा। यहां पे देखिए, अभी एक्चुअली एंड्रॉयड को गूगल एक तरह से कंट्रोल करता है, गूगल का ही है, तो यहां पे एंड्रॉयड वाले सारे फीचर्स तो नहीं होंगे, लेकिन और पूरी तरह से प्राइवेसी भी नहीं होगी कि कहीं ना कहीं गूगल से ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी को लेकर ही बनाया गया है। ये अलग बात है कि भारत में ही डेवलप किया गया है, बट ये कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से एंड्रॉयड भी नहीं है और पूरी तरह से सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं, एक मिक्सचर है यहाँ पे। खैर, तो यहाँ पे इसका मकसद ये है कि इसके अंदर कई सारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होगा, जिसके कारण अगर कोई ऐसा प्राइवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड वाले ऑर्गेनाइजेशन है लाइक सेना और अलग अलग, वहां पे ये ओएस काम करेगा। और इसका अपना एक स्टोर होगा, यानी आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते, वहां से इंस्टॉल आपका नहीं होगा, वो इंस्टॉल करने के लिए एक अलग से होगा, और इसके अंदर जो अपडेट आता रहेगा वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, मैनुअली करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये फैक्ट है। भारतीय कुश्ती महासंघ ओवरसाइट समिति, भारतीय कुश्ती महासंघ का जो कामकाज देखने को लेकर मुक्केबाज जो मैरी कॉम है, उनके नेतृत्व में एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई है। ठीक है, ओवरसाइट कमेटी बनाई गई। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा, क्योंकि अभी उस पर आरोप बहुत सारे लगे हैं, तो उसके कारण ना एक मैरी कॉम एक जाना माना नाम है, एक रिस्पेक्टेड नाम है, तो उनके नेतृत्व में एक ओवरसाइट कमेटी को गठन किया गया है। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक, फॉरेंसिक कर्नाटक, ये कर्नाटक के धारवाड़ में, देखिए कहां पे, तो कर्नाटक के धारवाड़ में। कौन सा है, तो 7वां, ऐसा नहीं है कि पहला है, 7वां है, और आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने रखा है, अभी बनेगा। इस यूनिवर्सिटी का मकसद ये है कि ऐसे ऐसे स्किल्ड पर्सन तैयार किए जाएंगे जिसके कारण क्राइम के अंदर जो भी चीजें हैं उसको पकड़ना, क्राइम उस तरह का ना हो उसको रोकना, इन सब के लिए उनको तैयार किया जाएगा। इसके पहले गुजरात, भोपाल, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर और गुवाहाटी, इन सब जगह पे ऑलरेडी है, यानी गुजरात, भोपाल, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा और गुवाहाटी में ये ऑलरेडी है। कर्नाटक के धारवाड़ में इसको बनाया गया है। फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में हर तरह के उस सेक्शन से जुड़े हुए, ताकि फॉरेंसिक आधार पे किसी भी अपराध को डिटेक्ट किया जा सके, उसको मतलब क्लियर किया जा सके, उसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। निष्क्रिय पैसिव, देखिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो था ना, जिसको पैसिव यूथनेशिया भी कहा जाता है, उसके नियम में बदलाव किया गया है। हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाते हैं। होता तो ये था कि जिनको डेथ होना है वो क्या करते थे, अपनी वसीयत किसी न किसी को लिखेंगे ना मरने के पहले, क्योंकि वो अब तो जानबूझ के मर रहे हैं। तो उसके लिए उनको न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के होते थे ना, उनका साइन चाहिए होता था कि नहीं भाई बिना किसी दबाव में ये वसीयत लिख रहे हैं। तो अब उसको समाप्त कर दिया गया। अब सामान्यतः जो नोटरी होता है ना, या कोई गजेटेड ऑफिसर हैं, वो वेरीफाई कर देंगे, तब भी उनका वसीयत आगे को मिल जाएगा। तो ये है। इसके अलावा जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को वापस लिया जाता है, उसके लिए जो मेडिकल बोर्ड का संरचना था उसको भी आसान कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है 2018 में ये जो पैसिव यूथनेशिया है वो दे दिया गया था। ठीक है, मतलब निष्क्रिय जो इच्छा मृत्यु है उसको दे दिया गया था। इसके अलावा अभी 24 जनवरी को ये डिसीजन हुआ था इसी साल के कि KM जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऐसे करके इनका बेंच था एक, उस बेंच ने ये निर्णय दिया है कि अब नॉर्मली रोटरी का भी अगर मुहर लग जाता है तो उसको वेरीफाई मानेंगे, और मेडिकल बोर्ड का जो स्ट्रक्चर थी उसको भी सिंपल कर दिया गया है। हाइफा बंदरगाह किसने किया? अडानी समूह ने। ठीक है, हाइफा बंदरगाह किसने? अडानी समूह ने। कितने में? 1.2 अरब डॉलर, 1.2 अरब डॉलर में। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मौजूदगी में इस हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है। ठीक है, हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है। देखिए हुआ है क्या कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इजराइल के गैडोड ग्रुप के कंसोर्टियम
को जुलाई 2022 में ही 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हाइफा बंदरगाह मिल गया। अब उन्होंने ले लिया, टेंडर मिल गया उसको। उसमें 70% तो भारत की यानी अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी है और इजराइल का 30% है। अब जब ये सारा कुछ हो चुका है तो अडानी समूह तेल अवीव में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड लैब की भी स्थापना करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइफा बंदरगाह के निजीकरण का जो टेंडर मिला है वो उसका अधिग्रहण अडानी ने कर लिया है, हमारे अडानी समूह ने। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इतने सालों के बाद पहली बार अपनी स्थापना दिवस को मनाएगा। मतलब 73 ईयर हो गए और अब पहली बार 4 फरवरी 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस था मनाया गया। इसके अंदर चीफ गेस्ट कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे? तो सिंगापुर के जस्टिस सुंदरेश मेनन चीफ जस्टिस थे। DY चंद्रचूड़ जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है। जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है। देखिए, भारत के J&K के रियासी जिला जो आपने कटरा में माता वैष्णो देवी का तो नाम सबने सुन रखा है, आप में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे। तो जो वैष्णो माता का कटरा में जगह है वो रियासी जिले के अंदर आता है। उसी में भारत में पहली बार लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है। कितना? 59 लाख टन लिथियम मिला है। किसने खोजा? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने। इस स्रोत का, इसके पहले कहां सोर्स का पता चला? तो इसके पहले कर्नाटक में पता चला है जहां पे 1600 टन लिथियम है, 1600 टन। उससे बहुत अधिक कहां मिला? जम्मू एंड कश्मीर की रियासत में। एक्चुअली लिथियम जो है दो अलग अलग खनिजों का मिक्सचर है। लिथियम का यूज आजकल बढ़ गया है, हर जगह आप लिथियम ही सुन रहे होंगे, वो मोबाइल का फोन हो या कार की बैटरी हो, क्योंकि लिथियम बैटरी साइज में बहुत छोटी, हल्की और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आज जो आप देखते हो कि गाड़ियाँ एक बार चार्ज करने के बाद इलेक्ट्रिक कार 200, 400, 700 किलोमीटर चलती है, तो उसके पीछे ये लिथियम बैटरी ही है। और लिथियम बैटरी को लेकर जो भी इसके ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको भारत आयात करता है। खासकर लिथियम आयन का जो इंपोर्ट है ना वो भारत बड़ी मात्रा में करता है। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर में मिला है तो वो इंपोर्ट कम हो जाएगा और फ्यूचर इस लिथियम बैटरी का है। भारत का पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर हरियाणा के कहाँ खुला है? गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में किसने खोला है? तो अमेरिकी एरोस्पेस प्रमुख बोइंग ने, ठीक है, बोइंग के द्वारा खोला गया है। बोइंग ने भारत में अपना पहला वैश्विक समर्थन केंद्र, जिसको GSC भी कहते हैं, गुरुग्राम में खोला है। और एयरलाइन ग्राहकों, नागरिक उड्डयन नियामक निकाय, अन्य उद्योग हितधारकों के लिए यहाँ पे परिचालन सुविधाएं होगा। बोइंग इंडिया के अध्यक्ष अभी सलील गुप्ते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। सिएटल में जो इंपॉर्टेंट चीज हुई वो सिएटल में हुआ ये कि जातिगत भेदभाव पे प्रतिबंध लग गया। पहले क्या था कि कलर, जो ब्लैक और वाइट कलर रंग भेद की नीति थी उसके खिलाफ तो था ही, लेकिन अब उस कैटेगरी के अंदर बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही है, यानी आप किसी के धर्म पे, किसी के सेक्स के आधार पे, किसी के कलर के आधार पे आप किसी को अगर कुछ भी कहते हैं तो फिर वो एक ऑफेंस है और सजा होती है। उसी कैटेगरी के अंदर अब कास्ट को भी ऐड कर दिया गया है। अमेरिका के सिएटल में कास्ट के आधार पे भी अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या कुछ बोला जाता है तो फिर उनको सजा हो सकती है, क्योंकि इस लिस्ट में उसको डाल दिया गया है। और ये जो सिएटल है वो अमेरिका का पहला शहर बना जहां पे ऐसी बात की गई है। तो अब इससे फायदा क्या होगा कि कास्ट के आधार पे अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आराम से शिकायत भी कर सकते हैं और प्रशासन को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक्शन लेने में आसानी हो जाएगी। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र, यानी राष्ट्रीय मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर कौन बनाएगा? तो इसको जो बनाने वाला है इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, GA इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। उसको डिजाइन और निर्माण का ठेका दे दिया गया है। PPP मॉडल पे बनेगा, ध्यान रखना। और कहां स्थापित होगा? तो दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है ना, वहां पे बनाया जाएगा, दिल्ली के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास। यानी DMRC जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसको दिल्ली में अपना पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र बनेगा। ये नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ कुछ जो नई चीजें हैं वो भी लाने का काम करेगा। और ये मेट्रो से रिलेटेड, मतलब मेट्रो से रिलेटेड जो नॉलेज है,
जो डेवलपमेंट है, जो एकदम से प्रोफेशनल लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी क्षमता निर्माण, इन सब के अवसर का यहाँ पे उन सबको एक मौका मिलेगा, उन सबको यहाँ पे ट्रेंड किया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। भारत दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक यानी दूध के मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे पहुंच गया। कितना उत्पादन हो रहा है? तो लगभग अब प्रोडक्शन जो है ना वो 22 करोड़ टन हो गया है। और ये जो दूध उत्पादन है पिछले 8 सालों में 2014-15 से 21-22 में 51% बढ़ के लगभग 22 करोड़ टन हो गया है। और जो वर्ल्ड लेवल पे जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसमें अकेले भारत 24% का योगदान कर रहा है, यानी बहुत अधिक है। उसके बाद अमेरिका और चीन की बारी है। किसने जारी किया? तो इसको खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस के द्वारा इसको जारी किया गया है। भारत सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है। मिल्क सरप्लस वाले कंट्री में न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेकिन कम उत्पादन के मामले में इटली, रूसी यूनियन और मैक्सिको आता है। तो इस तरह से भारत सबसे अधिक प्रोडक्शन करने वाले में आ गया है ऑफिशियल डाटा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो हमारा सौर गठबंधन है, मुख्यालय आपको सबसे पहले पता है ना, गुरुग्राम हरियाणा, जिसको गुड़गांव पहले कहते थे। हुआ क्या कि कांगो गणराज्य भी अब यहां पे शामिल हो गया। कांगो गणराज्य के राजदूत थे रेमंड सरजीबाले, उन्होंने दिल्ली में ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसके अंदर वो मतलब साइन कर दिए हैं, शामिल हो गए। टोटल 115 देश इसमें शामिल हुए हैं और 93 देशों ने इसको अप्रूवल भी दे दिया, यानी पुष्टि कर दिया है। ये जो कांगो है वो मध्य अफ्रीकी देश है और अल्जीरिया के बाद दूसरा बड़ा देश है। और आप एक और भी जानते होंगे, ये कांगो की राजधानी किसंसा है ना, जो कांगो नदी के किनारे है। और ये कांगो नदी का फैक्ट क्या है कि भूमध्य रेखा को 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन को ये 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। ग्रीन सोलर पैनल की फैक्ट्री देखिए, पहला किसके द्वारा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा। ल्यूमिनस का जो इन्वर्टर और बैटरी आता है, तो उसी ल्यूमिनस के द्वारा ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहां पे? तो उत्तराखंड के रुद्रपुर में। ठीक है, उत्तराखंड के रुद्रपुर में भारत का पहला ग्रीन एनर्जी आधारित सोलर पैनल यहां पे होगा। 2030 के लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे सालाना 500 मेगावाट सोलर क्षमता वाला एक संयंत्र है जो 10 एकड़ में फैला है। 1 गीगावाट तक उसको पहुंचाया जा सकता है। हर साल 70 मिलियन टन से अधिक CO2 के उत्सर्जन को कम करेगा। पूरा प्लांट 100% सोलर एनर्जी बेस्ड होगा। इसके बाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां बनेगा? चंडीगढ़ में। और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। फ्लोटिंग ध्यान रखिएगा। और चंडीगढ़ में ये 2 टोटल प्रोजेक्ट के अंदर 2 है। 2 में पहला है सेक्टर 39 स्थित वाटर वर्क्स में 2 मेगावाट का और धनसा लेक में 500 किलोवाट का। इन दोनों पावर प्लांट का राज्यपाल साहब जो थे बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने उद्घाटन किया है। मकसद क्या है? उद्देश्य है चंडीगढ़ टाउन को इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी आधारित मिले। प्रोजेक्ट एलोड़ा के पहले इसका आप इंग्लिश देख लीजिए। ठीक है, इनेबलिंग लो रिसोर्सेज लैंग्वेज। ये एलोड़ा प्रोजेक्ट सबसे पहले ध्यान रखना कि लैंग्वेज के लिए आया। पहला तो दिमाग में ही रखना, लैंग्वेज के लिए आया है। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट लेके आई है। प्रोजेक्ट एलोड़ा का उद्देश्य है कि भारत की जो भी दुर्लभ भाषा, विलुप्त हो रही भाषा है, उसको ऑनलाइन हम अवेलेबल करवा दें, और उसके उपयोग या प्रयोग को बढ़ावा मिले और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इस लैंग्वेज को सुरक्षित रखें। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको स्टार्ट किया है। सबसे पहले उसने पहला भाषा जो चुना है वो गोंडी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के आसपास बोला जाता है। मुंडारी झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के आसपास। इडुमिस्मी भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा। तो ऐसे करके इन सबको चुना गया है ताकि इसका डाटाबेस तैयार हो, इसके और शब्द जो भी हैं वो सबको सुरक्षित किया जाए, जो भी इस पे काम करना चाहते उनको इजी एक्सेस मिल जाए। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये फैक्ट तो एकदम से याद रखना, दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कहां है?
विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल किसने स्थापित किया? तो 1921 में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में। ये बिल्कुल खुले मतलब आसमान के नीचे खुले में पढ़ने के लिए इसकी स्थापना की गई थी नेचर के साथ। विश्व भारती को यूनेस्को का विश्व का वर्ल्ड का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त किया। खास क्यों है पता है? खास इसीलिए कि यूनेस्को के द्वारा कोई भी इस तरह का जो विरासत टैग होता है वो उस तरह के मोनुमेंट यानी उस तरह के स्मारक को दिया जाता है जो अमूर्त है। अमूर्त कहने का मतलब जो रनिंग नहीं है, फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो फंक्शनल नहीं है, रनिंग नहीं, उसको दिया जाता है। पहली बार फंक्शनल यूनिवर्सिटी को यह टैग दिया और यह हमारा भारत का भारतीय विश्वविद्यालय है। और एक और इसके साथ कमाल का फैक्ट है, यह भारत का एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके कुलपति प्रधानमंत्री ही होंगे। तो ये सारे फैक्ट्स आज के हो गए, इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा।